मुझे ये सुना हुआ था कराकोरम हाईवे, फैसिनेट करता था कि गिलगित बल्तिस्तान, तो साथ ही वो माइक होता था कोस्टर का कि आप इस वक्त 8 वंडर कराकोरम हाईवे में, मतलब आधे पाकिस्तानी जो टूरिस्ट थे वो समझते थे कि आधे पैसे पूरे हो गए, हालांकि एक सड़क ही क्रॉस करनी। उन अंधेरों से जब आप सफ़र करते हुए काले स्याह पहाड़ों के अंदर जैसे ही आपकी बिशाम पे नज़र पड़ती थी ना, आपको लगता था कोई टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क की लेवल की बत्तियां, और वो ना इतनी बत्तियां देख, एक्चुअली जो आज की जो बिशाम की बत्तियां हैं इसको आप 5 गुना कर दें, इतना लेटअप शहर था। समीना उसको कहती है ज़फरीन वो देखो सड़क के ऊपर गोबर पड़ा हुआ है, वो कहती है हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है, असल गोबर तो आ गया। मेरे ख्याल से समन नाला एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आपको 360 व्यू जो अच्छा है, वो बिल्कुल प्याला सा है। मैंने सुना ये है कि अगर आप एग्स बॉईल करें वहाँ पानी के अंदर तो वो बॉईल हो जाते हैं। हाँ आराम से बॉयल हो जाएंगे। मैं गर्म है पानी, पाँव एक दो दफा जलाया बहुत बुरी तरह, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि सफ़र इस तरह का था कि फर्स्ट नाइट स्टे आप बिशाम कर चुके हैं, सेकंड कंडीशनल चलास है कि अगर मुमकिन हुआ तो गिलगित कर लेंगे, तो 2-3 तो आपको सफ़र करते हुए हो गए। तो मुझे याद है कि वो एक बच्चा जो था, वो बच्चा मतलब अब 3 दिनों से वो सुनी जा रहा है गिलगित जा रहे हैं, गिलगित आ जाएगा, एक बच्चा है सुन रहा है। तो मैंने ऐसी ऊंचा कहा कि गिलगित आ गया। बाकी तो कुछ सोते रहे, कुछ उठे, लेकिन वो एक साहब जो है वो मुकम्मल तौर पे सोए हुए। बच्चे ने कस के टिका के अपने अब्बू को पापा गिलगित आ गए, यानी ये लेवल था गिलगित का। ये जो पता ना होना ना कि आगे क्या है, इसका एक अपना एक मजा है ना। ठीक बात। अगर हम देखें बागबानी की एक्सट्रीम तो उन्होंने देख चुके होते थे। एक बंदा जापान से आ रहा है, आपको पता ही है कि किस लेवल की तराश खराश बागों की, वो तो हम देख चुके हैं। वेलकम टू वी बॉट्स, मैं हूं अहद अहमद और मैं हूं मेहर सतार। नाज़रीन, आज की जो हमारी एपिसोड है वो बेसिकली ट्रैवलर्स के लिए है। आज हम डिस्कस करेंगे कराकोरम हाईवे क्यों 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहलाती है। ये रोड पाकिस्तान को चाइना से कनेक्ट करती है, 1300 किलोमीटर लंबी रोड है, और ये सबसे बड़ी बात है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहलाती है। तो आज जिस गेस्ट को हमने बुलाया है, उनकी आधी जिंदगी मेरे ख्याल से मुझे कहना चाहिए आधी जिंदगी उनकी कराकोरम हाईवे पे गुजर गई है। तो हमारे साथ नन अदर देन वकार भाई हैं। वकार भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। तो इस बार कहीं नहीं गए आप? अच्छा, आपने क्या कहा, आधी जिंदगी गुजरी? नहीं, आधी नहीं, पूरी गुजरी है। वाह वाह। क्योंकि जिंदगी गुजरी वहाँ पे है। एक्चुअली वो इसको मैं रिलेट करूँगा ना उस बात के साथ कि ज़िंदगी वो है जो आपको याद रह गई। ठीक है, तो मुझे जो ज़िंदगी जितनी भी है जो याद रह गई वो तो यही है जो कि कराकोरम हाईवे पे या गिलगित बल्तिस्तान में अमूमन, यानी हम कह सकते हैं ट्रैवल आपको याद रह जाता है। अदरवाइज जो ज़िंदगी आपको याद नहीं रही वो वेस्ट है ना। मुझे नहीं पता कि कल सुबह मैंने नाश्ता क्या किया था, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने कौन से वाले ट्रैक पे दूसरे दिन क्या खाया था। ठीक है जी, किस जगह पे मैंने जगलोड में कितनी दफ़ा लोबिया खाया, या मैंने कितनी दफ़ा वो जो दासू में ठंडी ठार बोतल होती है ना जिसमें बर्फ़ जमी होती है। किसी ज़माने में केकेज पे इतनी ज़्यादा ट्रैवल नहीं था ना, तो वहाँ पे किसी ने फ्रीज़र में अगर रख दी है ना तो वो फ्रीज़र में पड़ी रहती थी। तो कभी हमारे जैसा कोई गया तो मतलब कम उसकी यूज़ था ना, तो वो जब देते थे तो वो सारी ना बर्फ़ बनी होती थी सारी। तो वो ये तमाम चीज़ें हमें याद रहेगी, एक एक मोमेंट। तो यही ज़िंदगी थी। तो मुझे तो ऐसे लगता है जैसे आपने जैसे कहा कि आधी ज़िंदगी, मुझे लगता है पूरी ज़िंदगी हमारी तो क्योंकि याद ही वही रहेगी, याद ही वो थी। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। जब आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हो ना, आपको जो आपने जो कुछ किया होता है, कुछ क्या खाया था मैंने वहाँ से, मैंने क्या जाके किया था, मौसम कैसा था, वो बेशक 10 साल पुरानी क्यों ना बात हो, आपको याद रह जाती है। तो ज़िंदगी तो यही है। लेकिन ये कराकोरम हाईवे से क्या इश्क है आपको? क्या मतलब, इधर लोग इसको डेडलीस्ट रोड भी कहा जाता है। हाँ, क्यों नहीं छोड़ी आपने 1300 किलोमीटर की रोड? एक्चुअली कराकोरम हाईवे अब तो शायद उस तरह नहीं है। अब हम उस तरह रिलेट नहीं कर सकते। आने वाला जो वक्त है जिसमें आने वाले जो लोग हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि जब वो तार साहब की किताबें पढ़ेंगे तो वो कहेंगे कि कुछ लोग कहेंगे कि ये वो कराकोरम हाईवे नहीं है, कुछ लोग कहेंगे कि ये झूठ लिखा हुआ है। हो सकता है कि हमने भी जो बातें की हैं या कालमों में जो जिक्र किया है कराकोरम हाईवे का, आने वाला वक्त का जो बंदा है वो कहेगा कि ये सब झूठ है, ये ऐसा कैसे हो सकता है। हमारी भी जनरेशन रिलेट नहीं कर पा रही है उन सारे अफसानों। अभी 100% ऐसे ही है। अभी अगर आप जाएंगे, अगर आप कराकोरम हाईवे पे जाएं तो जो मंजर कशियाँ हमने कर चुकी हैं वो ऐसी कोई मंजर कशी वहाँ पे अब उस तरह नज़र नहीं आती। उस पर हम डेफिनेटली उस पर बात करेंगे। बट केकेज का जो मेरे बहुत इनिशियल है ना, बहुत इनिशियल, अब तो कसम से उमर ऐसे लगता है जैसे ख्वाब था, कोई ख्वाब देखा था, ये कोई रियलिटी नहीं थी। अब ऐसे लगता है कोई ऐसी ख्वाबनाक सी यादें। अरे कितने साल पहले तक रियलिटी लगती, ख्वाब ही लगता था। मेरा ख्याल है ये सब कुछ बदलना शुरू हुआ 2015 के बाद से। ओके। यानी उसकी जो
उसकी जो सारी डेमोग्राफी कहना चाहिए, मतलब उसका सारा जो इवन लैंडस्केप है, वो तमाम हर चीज़ जो है उसकी सारी डायमेंशंस चेंज हो गई कराकोरम हाईवे की। वरना ये आर्कियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, एक म्यूज़ियम का नाम हम कह सकते हैं। ये सड़क थोड़ी थी, ये तो एक अजायब घर था। अच्छा। और इसको अजायब घर को लोग देखने आते थे। और जो मुझे इनिशियल यादें हैं वो ये हैं कि मैं 2001 या 2 की बात है या 3, ये वो सन है जिसमें मैंने टूर ऑपरेटर के तौर पे भी काम किया, टूर गाइड के तौर पे भी काम किया, और हम आइटनरीज बनाते थे। ओके। अब सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा कि मैं जो आइटनरी बनाता था वो, बल्कि वॉल्जिस बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत सारे और कंपनीज थी, इंटरनेशनल टूरिस्ट कंपनी थी, वो आती थी उस वक्त। तो खैर ये KKH तो अनबिलीवेबल ना कि क्या मंजर कशी थी। अब वहाँ पे इतना रश होता था और KKH पे जो आइटनरीज बनती थी वो मुझे याद है, आज भी रटी रटाई याद है। Day 1 डिपार्चर फ्रॉम रावलपिंडी, ठीक है जी, और साथ ही लिखा होता था नाइट लंच वगैरह करके नाइट स्टे बिशाम। अच्छा, ये अब किसी को समझ नहीं आएगा कि ये नाइट स्टे बिशाम क्यों हुआ करता था, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से बिशाम पहुंचते थे। तारड़ साहब की हर किताब में, हर दूसरी किताब में आपको एक चैप्टर मिलता है, उसका नाम होता है कि शाम हमेशा बिशाम में आती है। अच्छा, अब कल बंदा रिलेट नहीं कर सकता कि शाम क्यों हमेशा बिशाम में आती है। 4 घंटों में तो बंदा मतलब ये 5 घंटों में आप मोटरवे पे आप थाकोट और बिशाम हो जाते हैं। तो अब एक तो ये चीज़ आप बिल्कुल रिलेट नहीं कर सकते। सो एक ये चीज़ थी। दूसरा ये था कि एक नामालूम का शहर था, एक अननोन की मिस्ट्री थी, एक फैंटेसी थी, वो अब ख़त्म हो गई ना। एक तो ये हुआ कि 2010 के बाद जो सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन और सारी भरमार है, एक तो उस वक्त इन्फॉर्मेशन बहुत कम थी, पता नहीं होता था कि आप कहाँ जा रहे हैं। दूसरा ये था कि बिशाम एक बहुत अहम टाउन था। आज का बिशाम को आप बिल्कुल रिलेट नहीं कर सकते 25 साल पहले वाले बिशाम, आप 5 साल पहले नहीं कर सकते। और स्पेशली जो मतलब 10-15 साल पुराना अगर मैं कहूँ, और उससे पीछे 30-40 साल पुराना बिशाम एक इंतहाई बिजी टूरिस्टी टाउन था। इन द सेंस कि एक ऐसी जगह थी जहाँ पे जाते हुए भी आपने फर्स्ट नाइट स्टे करनी है, वापसी में भी मोस्ट प्रोबेबली आपकी नाइट स्टे वहाँ हुआ करता था। जब आप उन अंधेरों में, अब क्योंकि अंधेरे ही नहीं रहे, जब आप उन अंधेरों में दासू से अनवर्ड और उससे पीछे उन अंधेरों से जब आप सफ़र करते हुए काले स्याह पहाड़ों के अंदर जैसे ही आपकी बिशाम पे नज़र पड़ती थी ना, आपको लगता था कोई टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क की लेवल की बत्तियाँ, और वो ना इतनी बत्तियाँ देखी। एक्चुअली जो आज की जो बिशाम की बत्तियाँ हैं, इसको आप 5 गुना कर दें, इतना लेटअप शहर था। स्मगलिंग का माल होता था, लंबी लंबी दुकानें थी, बहुत बड़ी स्मगलिंग के माल से भरी होती थी। तो जितना भी टूरिस्ट था वहाँ पे, आप रात को 3 बजे भी पहुँचे हैं ना, तो बिशाम बिल्कुल लाइव होता, खुला हुआ, मतलब खुला मुकम्मल, ऐसे जैसे मतलब अब आज का बिशाम तो आप नहीं सोच सकते। यानी डायनामिक्स ही सारी चेंज हो गए, वो बिशाम रहा ही नहीं। फिर इसी तरह जब हम आगे चलते हैं तो इसी तरह पटन था, दासू था। मुझे याद है कि ये जो है क्या नाम है इसका, दासू से आगे का मतलब क्या था? दासू से आगे का मतलब था कि एक अननोन, एक ऐसी लैंडस्केप, मैं अगर ये कहूँ कि जैसे आप मार्स पे चले गए हैं, आप प्लेनेट अर्थ पे तो रहे ही नहीं, यानी वो उस तरह का सफ़र था। बल्कि मुझे याद है कि ये ब्लेसिंग मेरे पे हुई कैसे, कराकोरम हाईवे की ना, मतलब फर्स्ट टाइम मुझे कैसे हुई। मैं एक लोक विरसा में काम करता, लोक विरसा में सिल्क रूट फेस्टिवल करना था लोक विरसा ने वहाँ पे। अब मैं एक एम्प्लॉई था, बट था ऐसी असिस्टेंट टाइप। ये आपका फर्स्ट ट्रिप था? मेरा पहला था, तो असिस्टेंट टाइप था। मुझे पता नहीं था कि ये मेरी लॉटरी लगेगी। मुझे ये सुना हुआ था कराकोरम हाईवे, फैसिनेट करता था कि गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है। अब उस टाइम ये बहरल नाम थोड़े से अजनबी से लगते थे, क्योंकि इतनी नहीं थी वो जी। तो मैंने कहा यार, अगर जो हमारे बॉस थे बक्सी मुफ्ती थे, तो काश मेरा भी नाम आ जाए ना, कोई असिस्टेंट। मतलब मैंने सामान उठा के कोई भी साथ साथ फिरता रहूँगा। मतलब ये वो टाइम था, बंदा कहता है यार मुझे मजदूर के तौर पे ले जाओ। सही बात। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें किचन के लिए बंदा चाहिए तो मैं शेफ, कुक की, तो कुछ भी, मुझे सब्जी लाने के लिए, मतलब कुछ भी। तो वो जब एक लिस्ट आई, तो वो बड़ी पहले दिन ना, मतलब अक्सी साहब ने भेजी अपने स्टाफ को ना, तो उसमें था कि टू डू एंड नॉट टू डू लिस्ट टाइप थी। कि आप एक ऐसी दुनिया में, अच्छा तो अक्सी साहब क्योंकि लिटरेरी आदमी है, तो वो बड़ी उन्होंने बांध के लिखा ना कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरफ से, खुद एग्जीक्यूटिव ED थे,
तो उन्होंने कहा कि आप एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी खित्ते में सफ़र करने जा रहे हैं जो कि ये ब्ला ब्ला, एट्स कराकोरम हाईवे वंडर, ये वो, आप 3 ग्रेटेस्ट माउंटेन रेंजेस से इस तरह गुजरेंगे, और फिर इस तरह की एडवाइजेस थी कि जो ग्लेशियर्स होते हैं, अब मेरे ग्लेशियर्स का एक स्कीमा था ज़हन में, ग्लेशियर पता नहीं, ग्लेशियर के जो पानी होते हैं तो आपको वो नहीं पीने, और इसकी निशानी ये है कि हर वो पानी जिसके गिर्द सब्ज़ा होगा वो आप पी सकते हैं, जिसके गिर्द सब्ज़ा बिल्कुल नहीं होगा वो ग्लेशियर वाटर होगा, वो नहीं पीना, पेट ख़राब हो जाएगा, ये है वो। अब वो जिसको नहीं कहते रोंगटे खड़े हो जाना, मेरे बाल ना वो खड़े हो गए इसको देख के। मैंने कहा या अल्लाह, यार तो कोई लॉटरी निकल आया, यहाँ मैं किसी तरीके से अगर चला जाऊँ, इस टूर पे चला जाऊँ तो, क्योंकि वो ऑलरेडी फिरंतु की रूह तो थी, लेकिन ये जो टेक्स्ट आया ना उसने और ज़्यादा मेरे अंदर, यार ये मेरा लॉटरी अगर निकला है। खैर वो नाम शाम आया, उसमें पता चला जी कार भी, और मैं तो मतलब, तो हम वहाँ पे वो चले गए। तो मुझे याद है कि हमारी वो वैन सी थी, मेरे जो डायरेक्टर वगैरह थे वो भी सारे इंतहा दर्जे के ठरकी के केज के। वो जब वो तो मैं आगे आपको बताता हूँ कि मतलब वो ठरकपन का जो इजहार होता था वो कितना अजीबोगरीब सा सड़क के साथ। और ये साल कौन सा? ये 2000 होगा। ये आपने मतलब लोगों को ख़वातीन के साथ या सिनफ़ मुखालिफ के साथ ठरक के इजहार करते देखा है ना, किसी फ़र्द को आपने सड़क के साथ ठरक के इजहार करते नहीं देखा। तो वो मुझे याद करेगी, मैं आगे बताऊँगा कि वो क्या होता है। इस कदर मतलब ठरकपन के केज का चढ़ा हुआ ज़हन में। तो वो क्योंकि वो ऑलरेडी 1-2 टूर ऑफिशियल मार चुके थे, मैं पहला था, तो हम गए। मुझे ये याद है कि एबटाबाद से निकल के फिर मानसरा से निकल के कराकोरम हाईवे एक्चुअली स्टार्ट होती है हवेलियाँ ब्रिज से जी, ठीक है। और वहाँ से जब हम ऑल ऑफ अ सडन हवेलिया ब्रिज के बाद वही कंक्रीट, वही कारकोल, वही सड़क, लेकिन पता नहीं समझ नहीं आती हमें। ये बताएं कि 8th वंडर क्यों कहलाती है? हाँ, ये इसको हम उसका उस पैरा में लेंगे कि 8th वंडर क्यों कहलाती है, यानी इसकी जो तामीर है, हम उस तरफ जाएंगे। बट ये जो मेरा जर्नी जो पहले वाला था, जो कि मुझे एक नॉस्टैल्जिक हो, तो वो मैं बड़ा हैरान किया। मैंने कहा यार है तो उधर भी कंक्रीट, उधर भी एक पुल, सिर्फ पुल अबूर करने के बाद उसमें अजीब मानवीयत मीनिंग आ जाता है कि अब कराकोरम हाईवे पे हम चढ़ गए, ठीक है जी। बाद में जब टूर ऑपरेटर थे हम तब यही बेचते थे कि अब आने लगी है। जैसे ही हम हवेलिया ब्रिज में क्रॉस करते थे ना, तो साथ ही वो माइक होता था कोस्टर का कि आप इस वक्त 8th वंडर कराकोरम हाईवे में, मतलब आधे पाकिस्तानी जो टूरिस्ट थे वो समझते थे कि आधे पैसे पूरे हो गए, हालांकि एक सड़क ही क्रॉस करनी, मतलब एक पुल ही क्रॉस करना है, लेकिन आओगे आधे पैसे पूरे हो गए क्योंकि अब हम कराकोरम हाईवे से। वहाँ से जब हम आगे निकले थे तो ये जो एबटाबाद एंड मानसरा बिटवीन अनबिलीवेबल था, और अब मैं रिकॉग्नाइज उस जगह को नहीं करता। इसके दरमियान में ट्रक होटल बड़े अच्छे मज़े के थे। फिर इसी तरह जब हम मानसरा से आगे निकलते थे तो फिर तो दुनिया ही तब्दील हो जाती थी। और उसके बाद स्पेशली जो ऊपर ये जो है छत्र प्लेन, और उसके ऊपर इससे जब शारकोल से नीचे उतरते थे चंद कुछ ट्रक होटल थे, और हर जो गॉर्ज जिसको हम कहते हैं पहाड़ों की, जिसमें नदी या चश्मा बह रहा होता था, तो वो बिजी, यानी चश्मा बह रहा है, नदियाँ बह रही हैं, पानी बह रहे हैं जो कि अब नहीं बह रहे होते, ऊपर आबादियाँ हो गई हैं, लोगों ने पानी डाइवर्ट कर दिए हैं। सो KKH को पहले ही जो गजंद पहुंची है पूरी रोड पे वो है ऊपर की आबादियों का पानी को डाइवर्ट करने से। एक जो प्रोमिनेंट फीचर था कराकोरम हाईवे का, बहते पानी, उसको नुकसान हुआ। उसके बाद जब हम उससे आगे निकलते थे तो मुझे ये याद है कि उसी वैन में सफ़र करते हुए शाम हम रात को रुके, एज़ यूजुअल वहीं रुकना होता था। दूसरे दिन हमने जब ट्रैवल शुरू किया, दूसरे दिन ट्रैवल करते हुए जब हम दासू को क्रॉस किया, दासू मुझे बड़ा अजीब सा लगा। तो बाद में मैंने ताड़ साहब की किताब में पढ़ा, उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान का टम्बकटू है, मतलब एक बिल्कुल वीराने के अंदर एक टाउन। और तो जब दासू से हम निकले तो उसके बाद दुनिया बिल्कुल ही बदल गई। फिर बरसीन आया, बरसीन के बाद आगे सुमर नाला से पहले एक बहुत ही चट्टानी सी दुनिया आती है, वर्टिकल हैं और बेताशा वर्टिकल्स हैं, आपको वहाँ समझ नहीं आती कि यहाँ से सड़क निकाली कैसे गई। और वहाँ पे एक दो दफ़ा ना वो गाड़ी रुकी, तो हम नीचे उतरे, तो एक हमारे शरारती थे अफसर थे, तो उन्होंने वहाँ पे एक र्यूमर फैला दिया कि यहाँ पे ऐसी जगहों पे जिन्नात होते हैं, और यहाँ पे बाकायदा मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पे जिन्नात है। अच्छा। और मुझे 100% मुझे भी लगा कि वाकई यहाँ पे जिन्नात ही हो सकते हैं। तभी मेरे ज़हन में आया, मैंने कहा यहाँ सिर्फ जिन्नात हो नहीं सकते, बल्कि मुझे लगता है जैसे यहाँ पे जिन्नात की घनी बस्तियाँ हैं, और जिस तरह हमारी घनी बस्ती होती है ना, मतलब पाकिस्तान में हम कहते हैं कि यार पिंडी एक बड़ा शहर है, लाहौर एक बड़ा शहर है, तो जिन्नात के भी कोई बड़े शहर होते होंगे। तो मुझे लगा यही होगा जहाँ
जिन्नात के कोई बड़ा शहर ना, मतलब यहाँ पे कोई बहुत बड़ा, कोई वीरानों में होते होंगे। मैंने कहा यार उस्ताद हम किसी जिन्नात के किसी न्यूयॉर्क से गुजर रहे हैं मतलब इतनी खौफनाक तनाई और वर्टिकल्स, और वो उन्होंने भरा होता मेरे ज़हन में आज भी वो एक बच्चा सा था, लेकिन मुझे आज भी वो छपी हुई है मेरे दिमाग में कि ये सब कुछ पाकिस्तान के पास है। ये वो फ़िक्रा था जो मेरे अंदर से निकला और इसको मैं आज तक नहीं, मतलब इस तहय्युर में हूँ यार ये सब पाकिस्तान के पास है, ये इतने पहाड़ पाकिस्तान। हालांकि हमने देखा गया था, मैं तो बिदासू से आगे निकले पहाड़ तो सारे आगे पड़े हुए। यहाँ पे एक छोटा सा लतीफ़ा और फिर आगे चलते हैं। वो ये है ना, पहाड़ सबसे आगे पड़े हुए। मैं जब टूर ऑपरेटर था तो वो हमारी आदत होती है गाइड्स की कि जैसे हम शाम से आगे निकले तो इनिशियल कुछ आबशारें आती हैं, तो वो लोग पाकिस्तानी क्योंकि पानी के बहुत ज़्यादा प्यासे हैं, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान वाइट उस तरह पानी है नहीं यहाँ, तो वो जब को आबशार देखते हैं तो वो नाचना कूदना शुरू कर देते। तो हम हमेशा जो भी तहय्युर होता था ना किसी का, तो वो कहता ओह कितनी ज़बरदस्त आबशार, तो हम कहते हैं नहीं ये तो है ही नहीं, असल आबशार है तो आ गया। इसी तरह कोई कहता ना कि कितने बुलंद पहाड़, हम कहते ये पहाड़ तो है ही नहीं, असल पहाड़ तो अलग आ गए। अब ये हमारी आदत इतनी ज़्यादा हो गई थी कि एक दफ़ा मुझे याद है कि एक टूर से हम वापस आ रहे थे, तो मैंने देखा कि आगे ना कुछ निस्वानी कह के गूंज रहे हैं, यानी कुछ लड़कियाँ हंस रही हैं। लड़कियाँ भी क्या, समीना जमशेद फेमस आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान की, वो थी, उनके साथ ज़ैफरीन थी उनकी दोस्त थी, तो ये बड़ी हंस रही हैं। तो वो थोड़ा सा कंटेंट पे मैंने गौर किया, तो वो आपके लगी हुई क्या है, समीना उसको कहती है ज़ैफरीन को, ज़ैफरीन वो देखो सड़क के ऊपर गोबर पड़ा हुआ है। वो कहती है हाँ, वो कहती ये तो कुछ भी नहीं है, असल गोबर तो आ गया। फिर इसी तरह वो कहती वो देखो वो बकरी खड़ी है, ये तो कुछ भी नहीं है, असल बकरी तो आ गया। तब मुझे पता चला कि ये मेरा किट लगाई जा रही है, यानी ट्रोलिंग की जा रही है। वहाँ पे इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते थे कि असल तो आ गया है ठीक है, तो वो और गलत भी इस्तेमाल नहीं करते थे। मैं जब 2014 में फर्स्ट टाइम गया, आप ही ने बताया कि गिलगित जाओ, कहाँ नथिया गली, कहाँ मरी फिरते रहते हो, तो हम दोस्तों ने प्लान किया, हम चले गए। जब हम काराकोरम हाईवे के ऊपर गए तो अब हम चलते जा रहे हैं, सफ़र ही रात से निकले हुए हैं, सफ़र ही नहीं ख़त्म हो रहा। अभी चिल्लास ने अभी आना है, बाबूसर इत्फाकन बाबूसर टॉप उस टाइम खुला हुआ, बड़ा अच्छा स्मूथ सफ़र जा रहा है। लेकिन ना वो जब आप चिल्लास तक पहुंचते तक ना सबके मुंह पे ये था यार ये कब आएगा। हालांकि आप शॉर्टकट से जा रहे थे। हाँ, अभी हालांकि हम शॉर्टकट से जा रहे थे। वापसी के ऊपर जब हम लोग केकेज से आए, बाबूसर टॉप नहीं मिला हमें, तो असल पता लगा तब कि काराकोरम हाईवे क्या चीज़ है, कि उसने हमारी मतलब थकावट से बुरा हाल, सड़क के हालों में हाल, मतलब आप थक जाते हो। अगर आप जा रहे हो यहाँ से, मेरे ख्याल से चिल्लास क्रॉस करते हो तो आपको लगता है कि यार आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली, आप पहुँच गए हो, अब आप पहुँच गए हो। लेकिन वो जो चिल्लास से पहले वाला जो सफ़र है ना, वो ऐसे लगता है जैसे मतलब वो अंग्रेजी वाला सफरिंग है कि वो आप सफ़र करते जा रहे हो। अच्छा, जाते हुए शायद इतना नहीं लगता, आते हुए इसलिए लगता है क्योंकि आते हुए आप एक्सट्रीम ब्यूटी देख चुके होते हैं, तो फिर ये वापसी पे ना वापसी पे उस तरह नहीं लगता। लेकिन जाते हुए ऑफ कोर्स, जाते हुए तो क्योंकि आप ग्रेजुअली जा रहे होते हैं तो शुरू में कोई स्थान उस तरह नहीं लगता, बट वापसी पे ऑफ कोर्स थोड़ा सा होता है कि यार आपने एक्सट्रीम ब्यूटी देखी होती है और वो सारा वो फिर एनीवे वो जो सफ़र था वो इस तरह वो जारी रहा। मुझे याद है कि मैंने कहा यार पाकिस्तान में इतने पहाड़ होते हैं, इतनी खूबसूरत हैं और पाकिस्तान के पास है। और उसके बाद हम आगे चले गए और उसके बाद हम गिलगित रहे, और गिलगित में बड़े लतीफ़े सारा कुछ है, बहुत मतलब केकेज की तो यादें इतनी ज़्यादा हैं काराकोरम हाईवे की, कि जो मुझे फैसिनेट किया था जिस चीज़ ने, वो किया था सुमर नाला से चिलास के दरमियान में जो विल्डरनेस थी, जो अमूमी तौर पे लोग उनको कहते हैं कि सड़े हुए पत्थर और बिल्कुल स्याह काले पत्थर, वो बोल्डर्स, उसने मैंने कहा यार क्या मुझे उसमें ब्यूटी किया वो। अच्छा, मुझे पता नहीं क्या वजह थी कि मेरे अंदर ब्यूटी का जो सेंस था वो शायद कुछ बेहतर परवरिश पा चुका था। मतलब मोस्टली तो ब्यूटी की ये जमालियात जिसको हम कहते हैं, हिस्स, जो हुस्न को देखने की हिस्स है या सेंस है, वो हमारी तरबियत मोस्टली तो पीटीवी ने की, मैसेज की। उनको कहा कि जी खूबसूरती क्या होती है, तितलियाँ होती हैं, जुगनू होते हैं उड़ती हैं, वो आबशारें होती हैं बहती हुई, और दरख्त होते हैं, और पीछे रुबाब या बांसुरी होती है, बस ये होता है। तो पता ही नहीं है ना ब्यूटी के कितनी डायमेंशन। तो वो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी मेरी वो तरबियत थी, तरक्की याफ्ता हिस्स थी कि मुझे वो बड़ा फैसिनेट किया। नालों ने भी बड़ा फैसिनेट किया, नाला क्याल ने, दुबेर ने, फिर आगे सुमर नाला ने, फिर इस तरह। लेकिन जो असल चीज़ थी वो ये थी कि वो जो विल्डरनेस था, और वहाँ पे उस वक्त इतना बिजी था ये वाला, जहाँ आप
ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से समन नाला एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आपको 360 व्यू जो अच्छा है, वो बिल्कुल प्याला सा है और वो न सिर्फ प्याला है बल्कि वो जिसको हम कहते हैं ना रेगिस्तान में कोई नखलिस्तान होता है कि जहाँ पे इंसान सर्वाइव करता है, किसी ज़माने का ये नखलिस्तान था कि आप मर रहे होते तो शुक्र करते थे कुछ जगह आती है जहाँ पे कुछ खाने के लिए, जहाँ कुछ आप बैठ के आराम कर सकते हो, चारपाई पे बैठ सकते हो। ये नखलिस्तान था। अब तो खैर आगे पीछे बहुत कुछ हो गया। फिर ये जो था ये जो इलाका था चिलास वाला ये बहुत ज़्यादा रशी था। ये बताएं समन नाले पे बैठ के दाल खाई आप? हाँ जी। दाल कैसी थी वो? नहीं मतलब उसका ये था सुमन नाले को, अभी भी शायद वो ट्रेडिशन हो, बट जनरली ट्रेडिशन ये थी कि आप अगर अब 2 सालन आपने मंगवाए हैं तो वो छोटी छोटी उसमें ना छोटी छोटी प्लेटों में वो सारी ले आते थे। यानी आपके सामने 7-8 सालन पड़े होते थे। मैं आपने 1-2 गोश्त मंगवाए लेकिन वो बाकी भी रख देते थे और सलाद भी और पूरा बुफे लगा बुफे आप लगा दे। अच्छा था, अभी भी है किसी हद तक मेरे हाल में, लेकिन उस तरह शायद ना हो। फिर हम जब ये जो एरिया था ना सुमर से चिलास के दरमियान, शत्याल से आगे, शत्याल अब तो टाउन है बट शत्याल उस टाइम पे 10-12 लकड़ी की दुकानें, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो और इससे आगे जो जितने भी बोल्डर्स हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, यहाँ पे फॉरनर्स बोल्डर क्लाइंबिंग करते थे, जो कि अब इस वक्त बिल्कुल आप तस्वर ही नहीं कर सकते कि यहाँ पे बोल्डर क्लाइंबिंग होती है। बोल्डर क्लाइंबिंग क्या होती है कि बोल्डर क्लाइंबिंग आपको एक रिच डोपामीन का एक रश दे देती है ना, मतलब बजाय इसके कि आप पूरा पहाड़ सर करें, वो तो इसके लिए बहुत लंबी एफर्ट है। और फिर भी एक होता है कि आप एक बड़ा सा बोल्डर को चिमट जाते हैं और करते करते 3-4-5 घंटों के बाद बोल्डर के ऊपर चढ़ जाते हैं और कहते हैं चलिए मैम, तो अच्छा एक खुशी का एहसास होता है। तो एक बोल्डर क्लाइंबिंग एक अलग सी पूरी एक क्या कहते हैं सिन्फ थी, एक डायमेंशन थी। और वो यहाँ पे गोरे, क्योंकि बोल्डर्स की ये पूरी दुनिया है चिलास, वहाँ तो बोल्डर्स ही बोल्डर्स हैं। तो ये था, और बोल्डर चिलास इसलिए भी बहुत अहम था क्योंकि वहाँ पे रॉक कार्विंग और ये साइट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इस हवाले से, और फिर जो लोग गोरा वगैरह पढ़ के आता था तो वो उसको पता था कि चिलास सबसे अहम तरीन जीविका हिस्टोरिकली। और चिलास पहुंचने से पहले अगर आप एक जगह मिस कर गए, तत्ता पानी। हाँ जी, नहीं मैं वो तत्ता पानी के लिए मैं चलना चाह रहा हूँ आपके साथ, जरा उसके बारे में बताएं। तत्ता पानी के व्हाई इट इज कॉल्ड तत्ता पानी? हाँ जी, तत्ता पानी तो आ गया ना, अब नहीं ये चिलास से पहले आता है। चिलास से आ गया, तो अब चिलास से रायकोट के साथ है। बट तत्ता पानी जो है वो तो खैर हमेशा से एक अजीब-ओ-गरीब स्टोरी है बुनियादी तौर पे। किसी फ़र्द की फरमाइश पर इसको इधर से, ये रोड किसी तरह कोई दुनिया का इंजीनियर आके ये नहीं कह सकता कि इस रोड को इस साइड से बनना चाहिए था। एक सल्फ़र रॉक्स हैं, सल्फ़र अंदर से तत्ता पानी वो गर्म वो आ रहा है, और फिर आपने देखा है कि वो सारा पूरा मड है और वो अनस्टेबल है। कोई कैसे तस्वुर कर सकता है इधर की रोड का? पर मैं किसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहता, बट एक है फ़र्द जिसकी वजह से, जिसकी तकाजे से ये रोड इधर से आई। इस रोड को सामने जो गोहराबाद जो गांव है, इसको उधर से आना था। और आज भी आप देखें तो आपको लगेगा कि यार ये बिल्कुल उसको उधर से आना चाहिए था। लेकिन आप देखें ना कि किसी एक फ़र्द की ख्वाहिश पे कितनी कीमती जानें भी गई होंगी, कितना तत्ता पानी ने जलील भी किया होगा। मुझे बड़ा अच्छी तरह याद है कि जो कराकोरम हाईवे का पुराना कल्चर है, उसमें ट्रक टू ट्रक, यानी इधर से एक ट्रक आ रहा है, इधर से जा रहा है, तो ट्रक टू ट्रक जा रोक के, तो ये उधर से लाजमी पूछता था तत्ता पानी, तो वो बता देते कि तत्ता पानी में ये है। तत्ता पानी एक ऐसी इतनी उसकी अहमियत हो गई थी कि हर बंदा जो है उधर का ट्रैवलर जो कि तत्ता पानी क्रॉस करके आ रहा है, वो इधर के लोगों को बताता था कि तत्ता पानी में इस वक्त ये सूरत हाल है। तो इस तरह का था। फिर कराकोरम हाईवे का एक कल्चर ये था। ये बताइए तत्ता पानी के बारे में कि मैंने सुना ये है कि अगर आप एग्स बॉयल करें वहाँ पानी के अंदर तो वो बॉयल हो जाते हैं। हाँ, आराम से बॉयल हो जाएंगे। मैं गर्म है पानी, पाँव में 1-2 दफ़ा जलाया बहुत बुरी तरह। यानी आप एक तो सड़क पे है ना, आप एक पता नहीं मुझे क्या दिमाग में कीड़ा, मैं एक दफ़ा वो दीवार सी है ना वो सड़क किनारे, वो फलांग के फिर ऊपर, मैंने कहा इसको मैं ओरिजिन चेक करूँ। मैं ओरिजिन चेक करने के लिए कि यह निकल कहाँ से रहा है। वो मेरे हालांकि वो अच्छे वो पहने हुए थे जॉगर्स वगैरह, लेकिन वो कहीं मेरा पाँव हल्का सा धंस गया और जहाँ से वो पानी आ रहा था, मुझे ये याद है कि मतलब चीख एक निकली है और मुझे था कि मेरे पाँव को ना किसी चाकू से काट, मतलब इस तरह बुरी तरह। मुझे वो तस्मे खोलते हुए मुझे था कि मैं किसी तरह ना ये उतारूँ ये जॉगर, क्योंकि वो जॉगर के अंदर वो जॉगर लग रहे थे तथा गर्म, शदीद गर्म पानी, वो इतना खोलता हुआ पानी आता। तो कराकोरम हाईवे का एक जो कल्चर था वो अगेन वो भी नहीं रहा। वो ये था कि ये नहीं हो सकता कि कोई मजदूर केकेच पे काम कर रहा हो और कोई टूरिस्ट उसको सलाम किए बगैर जाए।
तमाम फॉरनर्स वाओ। और जितने भी पाकिस्तानी टूरिस्ट उस वक्त होते थे, अब वो पाकिस्तानी टूरिस्ट उस तरह के वाले टूरिस्ट सर, अब थे तो जेन्युइनली बड़े टूरिस्ट। तो ये नहीं हो सकता था कि आप हमेशा टी करके सलाम करके हाथ हिला के वो। उसके बाद मैंने इस कल्चर को बदलते देखा कि मैंने देखा कि वही मजदूर जो है वो बेलचा मार रहा है, जैसी गाड़ी आ रही है तो खड़ा हो गया, वो समझता है कि आप मुझे सलाम करेंगे, लेकिन उन्होंने किया यूँ करके लोग निकल जाते हैं क्योंकि कल्चर चेंज। अच्छा, वैसे आप नोटिस करें, मैं आपकी बात ऐड ऑन करना चाहूंगा कि आप मरी या नथिया गली कहीं चले जाएं ना, बड़े सख्त लोग नजर आते हैं आपको। जीबी में जाएं तो आपको ग्रीटिंग्स वैसी मिलती हैं जैसे बाहर गोरा आपको ग्रीटिंग्स कर रहा होता है कि आप सुबह घर और होटल से निकले हैं या अपने घर से निकले हैं, तो अगर आप वॉक करके जा रहे हैं तो आपको गुड डे गोरा कहता है। इसी तरह वो आपको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल से जीबी को जीबी बनाने में। हाँ, ऑफ कोर्स ऐसी। हम तो खैर ओवरऑल कराकोरम हाईवे की बात क्यों कर रहे हैं, तो इसमें रेस्ट ऑफ द कराकोरम हाईवे का भी कल्चर इसी तरह था। यानी जो बाकी कोहिस्तान में है, अगर कोई मजदूर काम कर रहा है तभी फॉरनर था कोई भी था वो सलाम करके जाता था मजदूर को। तो जब हम गिलगित पहुंचते थे, एक अचीवमेंट का एहसास, एक बड़ी अचीवमेंट का, जैसे किसी माउंटेनियर को समिट पे होता है ना, कहते हैं बड़ा कुछ, इतनी बड़ी अचीवमेंट होती थी कि ये जो वो शुरू किए जलालाबाद और ये गांव पहली झलक पड़ी बंगला के बाद नज़र आती थी। गिलगित आ गया इस हद तक ये अनबिलीवेबल था, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि सफ़र इस तरह का था कि फर्स्ट नाइट स्टे आप बिशाम कर चुके हैं, सेकंड कंडीशनल चलास है कि अगर मुमकिन हुआ तो गिलगित कर लेंगे, तो 2-3 तो आपको सफ़र करते हुए हो गए। तो मुझे याद है कि वो एक बच्चा जो था, वो बच्चा मतलब अब 3 दिनों से वो सुनी जा रहा है गिलगित जा रहे हैं, गिलगित जा रहे हैं, गिलगित आ जाएगा, गिलगित आ जाएगा। एक बच्चा है सुन रहा है, ऑल ऑफ अ सडन पूरी गाड़ी जो है वो आधी सोई हुई है, कुछ इस तरह की माहौल हुआ करता था गिलगित के पास। तो मैं भी सोया हुआ था, मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि जलालाबाद का गाँव आया है। तो मैंने ऐसी ऊंचा कहा कि गिलगित आ गया, गिलगित आ गया। बाकी तो कुछ सोते रहे, कुछ उठे, बाहर देखना शुरू किया, लेकिन वो एक साहब जो है वो मुकम्मल तौर पे सोए हुए थे। तो उनका जो बच्चा था उस एकदम रश करके उनके सीट पे गया और उन यूं करके कि पापा गिलगित आ गया, पापा गिलगित आ गया, लेकिन उस बावजूद सो रहा है। तो मुझे याद है कि उस बच्चे ने कस के टिका के थप्पड़ मारा अपने अब्बू को, पापा गिलगित आ गया। यानी ये लेवल था गिलगित का, ये गिलगित आना कोई मजाक नहीं था गिलगित, मतलब इतना मुश्किल था यानी गिलगित तक पहुंचना। वैसे हमारे लिए तो ये भी मुश्किल लगता है कि हम गिलगित पहुंच गए, अब तो कोई नहीं, अब तो पहुंच गए। हाँ, अब तो खैर बहुत आसान और तरह से हो गया। लेकिन मगर भी आपने जब ट्रैवल करना स्टार्ट किया सारा गिलगित ये पूरी कराकोरम हाईवे के ऊपर, पहले थे गाड़ी के ऊपर ट्रैवल, फिर एक ट्रांजिशन चेंज आपके अंदर आया कि आपने जरा बाइक की, साइकिल की भी आपको माशाल्लाह एक्सपीरियंस रहा। लेकिन ये अब ट्रैवलिंग के लिए कराकोरम हाईवे क्या अब वो सेफ है, लोगों के अंदर वो है सेंस के लोगों को बाइकर का भी ख्याल करना है, इसका भी ख्याल करना है? असल में क्योंकि चेंज बहुत ज़्यादा आ गया ना, पहले तो रश नहीं था, अब एक्चुअली अब तो वो कराकोरम हाईवे रही नहीं। मसला ये है कि लास्ट ईयर अभी साइकिल पे भी किया है, KKH का वो जो था नामालूम वाला शहर जो था वो सारा टूट गया ना। जब आप देखते हैं कि एक बार सीन है, मिसाल के तौर पर मुझे याद है कि 13-14 साल पहले ताड़ साहब के साथ हम यानी राकापोशी बेस कैम्प गए, तो ताड़ साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि वापसी पे हम नाश्ता जो है वो बरसीन से करें। बरसीन उनको बहुत अच्छा लगता था। बरसीन PTDC एक अजीब तिलिस्म था, मतलब मैं कोई लफ्ज़ नहीं है बरसीन के हवाले से, क्योंकि दासू से आप निकल रहे थे आगे तो कुछ था नहीं। एक जगह पे एक PTDC पता नहीं किसने क्यों बनाया, तो वहाँ पे एक PTDC और उसकी बिल्कुल PTDC की जो 4 कमरे थे और एक लॉन्च था जिसमें गेस्ट बैठते थे, एक छोटी सी रिसेप्शन थी, बस इतनी सी बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग के पीछे पहाड़ ऑलमोस्ट वर्टिकली ही तकरीबन या 70-80 डिग्री में यूं राइज करता है, ठीक है। तो इतनी ही जगह थी, उसके फ्रंट में सिर्फ एक सड़क की गुजरने की जगह थी और फिर डेप्थ में दरिया बह रहा था और उसके आगे भी इस तरह पहाड़ थे। तो रात के टाइम तो स्काई लाइन पता नहीं कहाँ चली जाती थी और ऐसे लगता था आपको कोई कैद हो गए हैं। नीचे से दरिया की गूंज बहुत ज़बरदस्त किस्म की थी। वो तमाम चीज़ें मिला के बरसीन को एक स्पिरिचुअल काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं कि वो आपको बनाती थी। तो वो ताड़ साहब का था कि यार वापसी में बरसीन में नाश्ता करना, पुरानी यादें। तो हम बरसीन में रुके और हमने नाश्ता वगैरह किया। तो मुझे याद है कि एक छोटा सा क्लिप है, वो क्लिप मैंने बनाया और मेरे पास हैंडी कैम था। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ कि अब मैं आज मैं देखता हूँ ना उस क्लिप को, मैं देखता हूँ कि मैं ताड़ साहब को ना फॉलो कर रहा हूँ, या नदीम खावर हैं, जमील अब्बासी हैं, तो इन्हीं को देख रहा हूँ, लोगों को, पीपल। जी क्योंकि मेरे लिए क्या है, मैं पीपल जिनके साथ मैं ट्रैवल कर, मेरे वहम गुमान में नहीं है। अब मैं देखता हूँ कि उस किसी इस तरह कैमरा घुमाने से हल्की सी बिल्डिंग नज़र आती है, हल्का सा वो नज़र आता है, क्योंकि वो
इंटेंशन ही नहीं थी बिल्डिंग को शूट करने की। अब सोचता हूँ कि यार कैसा गलत हुआ है कि मुझे पता होता कि बरसीन ऐसे ख़त्म हो जाएगा, ये सब ऐसा, तो मैं बरसीन को तार साहब भी और जमील अब्बासी भी सब इधर ही थे, बरसीन का मैं पूरा एक दफ़ा वो ले लेता ताकि वो आज हम कम से कम पुरानी फुटेज देखते कि यार ये बरसीन क्या कमाल हुआ करता था। तो वो जो बरसीन था वो अब जब जाते हैं तो नो बरसीन वो 7-6 मंजिला बिल्डिंग्स की, वो सारा मामला, इतने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारा कुछ है, तो वो सारी चीज़ें तो तब्दील हो गई, सारा कुछ तब्दील हो गया। तो इसलिए वो केकेज का वो जो मैर कह रहे हैं तो वो उस तरह अब रिलेट कर नहीं सकते हम कि अब आज का बंदा जब वो केकेज करेगा तो क्या, एक तो एवरीथिंग यानी उस वक्त देखिए ना एक चीज़ ये हुआ करती थी कि ये जो पता ना होना ना कि आगे क्या है, इसका एक अपना एक मज़ा है ना। ठीक बात। मुझे याद है हम दासू में थे तो 3-4 बच्चे आए, उनके पास कोई सिविक टाइप गाड़ी थी, वो कहीं इस्लामाबाद से उन्होंने किसी को गिलगित का कहा होगा, तो वो चल तो पड़े ट्रैवल कर के तो थे बड़े कुछ 9 उम्र से ओ लेवल ए लेवल के बच्चे। तो वो मुझे होटल वाले ने बताया कि वो कुछ बच्चे हैं और वो बहुत डरे हुए, तो उनको समझ नहीं आ रही। तो हम खैर वो थे बाइक पे, तो उनके साथ बैठे और फिर उनको थोड़ा समझाया कि या तो आप आगे देख लें या वो लेकिन उनकी जो हैरत थी, एक जोश था, एक तमतमाते हुए चेहरे थे, एक सस्पेंस था। अब मैं वो विजुलाइज कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं है ना, अब तो एवरीथिंग जो कुछ भी है वो सारा कुछ दरियाफ्त शुदा है, या हम उसको क्या कह सकते हैं, उसमें तहय्युर नहीं रहा। अब आप सोच सकते हैं कि हुंजा में तौसीक हैदर वगैरह थे और हम पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम जब मैं गया तो मुझे याद है कि एक हमारा इवेंट जो था वो करीमाबाद में था, और ऑफ कोर्स ये करीमाबाद ये वाला नहीं है। तो वहाँ पे जब हम में से किसी ने सिगरेट लगाया तो एक फौरी तौर पे वहाँ पे जो स्काउट्स होते हैं उनमें से कोई आया, तो उसने कहा ये तो करीमाबाद है, उनसे यहाँ सिगरेट आप नहीं पी सकते, अगर आपने पीना ही है क्योंकि आप मेहमान हैं तो आप उधर पत्थर के पीछे उस साइड पे चले जाएं, वहाँ सिगरेट पिए। आज आप तस्वुर कर सकते हैं कि मतलब वो क्या हुंजा था। और ये तो हमने कहा कि यार ये तो यहाँ तो सिगरेट मिलेंगी नहीं, तो हमने कहा कहाँ से मिलते हैं, उन्होंने कहा नहीं हुंजा में कोई सिगरेट नहीं मिलते आपको। तो फिर पता ये चला कि किसी ने बताया कि फ़लाँ कपड़े की एक दुकान है, तो उसने छुपा के किसी जगह ब्लैक में उस तरह रखे हुए हैं। ये ऐसी है जिस तरह यहाँ पे किसी ने शराब पीनी हो तो वो शराब कैसे करेगा ना, मतलब इस तरह। तो हुंजा में तकरीबन सिगरेट की नौयत ये थी। तो आप अब आपको आप कहते हैं यार इतनी जल्दी चीज़ें किस तरह चेंज हो गई। वहाँ पे स्काउट्स और वो तमाम वो जो मामला, स्काउट्स तो अभी भी हैं बट वो सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज। तो वकार भाई जो लोग साथ रहते थे पूरे कराक्रम हाईवे, इनके अंदर भी चेंज आया? इनके तो डेफिनेटली, क्योंकि ये जब मुख्तलिफ लोग मिले, मसलन मैं आपको बताऊँ चेंज कैसे आती है। चेंज ऐसे आती है कि मेहमान नवाजी तो थी वहाँ पे। अब आपका अगर बटुआ गिर गया है, आपके पास पैसे नहीं हैं और जेन्युइनली आपके पास नहीं है, आप जाते थे और आप उसको कहते थे कि यार मेरा तो ये हो गया, तो ये नहीं हुआ करता था कि आपको कोई बिठा देगा या आपको कुछ सजा देगा, नहीं। फौरी तौर पे आगे से जो रिस्पॉन्स आता था वो ये होता था कि आप वापस कैसे जाएंगे, आपको कितने पैसे चाहिए, आपको कितने पैसे चाहिए, सो दैट कि आप लाहौर या जहाँ पे भी हैं वहाँ पहुँच जाएँ, पैसे होते रहेंगे, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर ऐसे लोगों को जिनकी 2 नंबरी जिनकी खासियत हो और उनको इस चीज़ का पता चल जाए तो और वो इस चीज़ को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो वो मेहमान नवाजी कब तक रहेगी। एक वक्त आएगा ना आप कहेंगे यार अब इतना भी नहीं हो सकता, तो आपको पता ही नहीं है कि आप सच्चा कौन है और झूठा कौन। तो ये वो वाली चीज़ थी उनके ओवर द टाइम। ये जो एक्सपीरियंसेस इस तरह के लोग गए जिन्होंने आप यूँ समझें कि उनकी जो खूबसूरती, उनकी जो मेहमान नवाजी, जो उनकी जो अच्छी खसूसियात थी उनसे उनको एक्सप्लॉइट किया। मसलन ये एक नॉर्मल जीबी की बात थी, उस दिन ताड़ साहब के साथ ही हम बात कर रहे थे कि वो जो कोल्ड डेजर्ट है वो कह रहे थे, हम वहाँ से गुजर रहे थे, शिगर की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ बिल्कुल एक तब तो डेजर्ट और वीराना था, तो वहाँ पे छोटा सा दरख्त और छोटी सी कुछ झुग्गी नुमा कोई चीज़ थी। तो हमारे ड्राइवर ने वहाँ पे कोई घी के कनस्तर और आटा और कोई ऐसी चीज़ रखी और इस तरह बिल्कुल लकोदाग सहरा है और उसको किए बगैर आगे हम गाड़ी में बैठे और चल दिए। तो मैंने कहा ये सारी चीज़ें पीछे रख के छोड़, तो उन्होंने कहा नहीं ये बेसिकली हैं यहाँ पे आगे कोई गांव है तो उनके लिए स्कर्दू ज़रा पैदल जाना दूर पड़ता है, तो वो फिर मैं उनको यहाँ रख देता हूँ, यहाँ से वो ले जाते हैं।
तो थाड़ साहब ने एज यूजुअल किसी पाकिस्तानी के जहन में यही आ सकता है, तो उन्होंने कहा यार ये मतलब यहाँ पे कोई और भी तो लेके जा सकता है। और वो क्योंकि नेटिव जीबी बिल्कुल वही वाली मेंटालिटी, वो भी उसकी तरफ से भी इतनी हैरत कि नहीं वो कोई क्यों लेके जाएगा, उसका है ही जो नहीं, जब उसका है नहीं तो वो क्यों लेके जाएगा। नहीं ना, ये वो जो ब्यूटी थी, ये ऑफ कोर्स जब कोई इधर से कोई ऐसे लोग जाएंगे जो एक्सप्लॉइट करेंगे तो उसके बाद वो चेंज जो आप कह रहे हैं वो चेंज ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी, जो कि हमारे लिए बड़ी तकलीफ दे होती है। लेकिन अभी भी मैं कहता हूँ जिस तरह वॉल चॉकिंग वगैरह और इन चीज़ों पे जो एक्शन लेते हैं ना, मज़ा आया था। आधी रात को खड़े होकर बड़े प्यार से कहते हैं नहीं आपको तकलीफ हो रही है प्लीज़ है। हाँ बहुत मतलब हालांकि वो हमारे जैसा बंदा हो तो वो कहे यार इनसे प्यार से इनको तो लगाओ एक दो, लेकिन वो डेफिनेटली उनका वही तरीकाकार है कि वो उसी तरीके से मोहब्बत से और इस तरह करते हैं। सो मुझे याद है कि जब हम गिलगित में थे तो गिलगित में ही पता ये चला कि एक टीम खुजराब जाएगी। अब वो मेंटेलिटी जो मेरी इस्लामाबाद में थी वही ना आसमान से हर वक्त दुआ मांगना शुरू कर दी, या अल्लाह। अब मैं कहती या अल्लाह एक दफ़ा और आखिरी बस मेरी एक ख्वाहिश वो थी खुजराब तक ले जाओ, अब एक अगली ख्वाहिश खुजराब तक भी मेरा नाम डलवा दे किसी तरीके से। वो पता ये चला कि वो जब वो लिस्ट आई तो फिर मेरा नाम बीच में शामिल खुजराब। मैंने कहा उस्ताद ये इस दफ़ा काम बिल्कुल ठीक चल रहा। फिर हम खुजराब गए फर्स्ट टाइम, बहुत मैं ऑफ कोर्स हमने जब यॉक्स देखे, हर चीज़ जो थी वो अनोखी थी ना, अनहोनी थी। मुझे तो मारमोट उस वक्त क्या अच्छे लगे, मतलब इश्क में ही गिरफ्तार हो गए ना हम तो। आज तक मारमोट हम देखते हैं तो हम कहते हैं यार कितनी खूबसूरत। तो ये तमाम चीज़ें जो थी उस वक्त, क्योंकि सोस्ट एक टाउन था जो कि आपका इस तरह नहीं था, मतलब बहुत ही एक इस तरह का बहुत ही खूबसूरत जगह। हाँ, सोस्ट में एक बहुत ही छोटा सा टाउन था और वहाँ पे एक पंप था, कोई शायद नया बना होगा, और वो बिजली का नहीं था, वो दूसरे यूं करके उसको रिवॉल्व करके इस तरह पेट्रोल डालते थे। और कुछ होटल जो थे जीबी में वो मोस्टली उन्होंने अपने लान जो थे वो बिल्कुल इस तरह रखे होते थे, जिसको नहीं कहते हम मेकअप नहीं करते थे, यानी वाइल्ड रखते थे। पता ये चलता था कि कुछ जो क्योंकि मार्केट अपने आप को इस तरह इस्टेब्लिश करती है, इस तरह डिमांड होती है। वो डिमांड कुछ ऐसी कस्टमर्स की थी जो कि इंटरनेशनल लोग थे, इंटरनेशनल कस्टमर, इंटरनेशनल फॉरेनर टूरिस्ट, जिनकी डिमांड या जो खुश इस बात पे होते थे कि वाइल्ड या इस तरह। क्योंकि अगर हम देखें बागबानी की एक्सट्रीम तो उन्होंने देख चुके होते थे। एक बंदा जापान से आ रहा है, आपको पता ही है कि किस लेवल की तराश खराश बागों की, वो तो हम देख चुके हैं। वो आ रहा है कि यार ऐसी एक वाइल्ड इस तरह बस घास है, इतनी है, उसके बीच में एक टेबल लगी हुई है, उसकी मेज़ लगा हुआ, मैं वहाँ नाश्ता कर रहा हूँ, वो उसका मज़ा और है। तराश खराश में कितनी कम का किस एक्सट्रीम पे, वो तो एक्सट्रीम्स देख चुके हैं ना वो सारी चीज़ें। तो वो था। और फिर ये सारा जो खुजराब, और ये मेरा पहला जो टूर था वो था, और एक मोहब्बत थी, एक इश्क था। हम देखते थे कि एक गोरे जो थे वो ट्रक के ऊपर छज्जे पे सवार होके, अब मतलब उन्होंने एक दफ़ा केकेज देखी, दूसरी दफ़ा किसी और तरीके से देखी, एंगल बदला उन्होंने, तीसरी दफ़ा ट्रक के छज्जे से देख ली। फिर हमने वो मंजर देखे जो मुझे बड़े मज़े लगते थे। जो बड़े ट्रक होते हैं उनकी जो निचले वाला छज्जा होता है ना, वो काफ़ी बड़ा, उसके ऊपर मैट्रेस बिठा के गोरे गोरियाँ बैठे हुए हैं और लम्बा सफ़र एक कराकोरम हाईवे का जारी है। ठीक, अब यानी केकेज को बहुत रोज़ यूं करके देख रहे हैं कि जहाँ पे केकेज और आपके दरमियान में 3 फुट का फासला है। आपने शुरू में बात की ना सड़क और ट्रक वाली बात, ये भी एक्सप्लेन कर रहा है। ये बेसिकली वही है, ये सड़क ये थी, ये वही थे ट्रक की सारे। ये वो थे कि मतलब सड़क के अंदर घुसे हुए हैं, सड़क को देखी जा रहे हैं। एक हमारे दोस्त थे, अफसाना ने कहा, मेरे साथ थे, तो मैंने याद है दासू से हम चले, साथ बैठे हुए हैं और यूँ बिल्कुल सामने शीशे पे देखी जा रहे हैं। मैंने कहा 2-3 घंटे बाद ना मुझे इस तरह ऑब्जर्व किया, मैंने कहा यार ये बिल्कुल मुसलसल देखी जा रहे हैं, ना इधर देखते हैं ना इधर देखते हैं। मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा अली भाई, मैंने कहा इधर आप नहीं देखते, ये सीधा देखते। कहते यार मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में मैं सिर्फ इस सड़क से पुरबाश हो सकता हूँ, यानी ऐसा कोई इश्ता, हालांकि यार कंक्रीट तो वो मैं जो कह रहा ठरक क्या थी, ठरक ये थी कि हम गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, या वापस आ रहे हैं, या जा रहे हैं। तो ये मैं ऑफिशियल टूर्स की बात कर, तो हमारे साथ एक डायरेक्टर हुआ करते थे, और इस तरह के हम 2-3 शरपसंद थे। शरपसंद वो लोग थे जो हम एक दूसरे को कहते थे कि दुआ मांगो टायर पंचर हो जाए, गाड़ी के टायर रुक जाएंगे किसी तरह से, हाँ किसी तरह रुक जाएंगे। वो ऑफिशियल टूर्स होते थे, उस तरह होते नहीं थे ना, हमारा दिल करता था यार वो टायर पंचर हो जाए। वो बल्कि हमारे ड्राइवर एक 2 दफ़ा उसने बड़ी शदीद, उसको कहीं ये बात पहुँच
कि इस तरह के कुछ लोग हैं जो कि इस गाड़ी में इस तरह की बातें करते हैं। तो 1-2 दफ़ा क्योंकि टायर का इत्तेफाक ऐसे हुआ कि वो पंचर हो गया। अब उसको तो खुद लगाना तो उसी को होता था, उसके लिए बड़ी तकलीफ दे था। और फिर एक ऐसी तकलीफ में से गुजर के फिर आपको ये भी पता चले कि कुछ लोग हैं बीच में जो ये दुआएं करते हैं कि टायर पंचर हो, तो वो पनौती डिक्लेयर कर देते हैं, आप ही पनौती। हमारे उस्ताद जी थे, रज़ाक नाम था उनका, वो बड़े खफा हुआ करते थे इस बात पे कि यार ये क्या बकवास, अंदर दुआएं किस तरह की चल रही हैं। लेकिन वो दुआएं करने के बाद वो दुआएं करने वाले क्या करते थे, मैं हमारे डिप्टी डायरेक्टर थे, मैंने उनको देखा, मैंने कहा कि नहीं अब आप क्या कहें, लाहौल वाला को मत कहें, क्या कहें कि मैं जैसे ही नीचे उतरा हूँ तो वो क्यों मुझे पहले नीचे उतरा है, टायर पंचर हुआ हुआ, पीछे देखा है तो वो सड़क पे ये सजदा नहीं होता जिस तरह सजदा करते हुए तो उसको चुम्मियाँ दे रहे हैं, मतलब वो पागलपन था। अच्छा, और ये जो केकेज के ऊपर लेटना और वो पिक्चर लेने पे वो तो एक पिक्चर वाली जो बात है ये बहुत बात की है, लेकिन 2010 वो ट्रेंड तो चलता आ रहा है ना आज तक, सड़क पे लेट गए, सड़क पे लेट फील लेने वाली बात है। ये अब तो ये होता है ना कि अब तो आप सड़क पे इसलिए लेटते हैं कि आपने एक तस्वीर बनवानी है, उस वक्त ये नहीं था, शायद प्योर इश्क था, मतलब आप अंदाजा लगाएंगे आपने कोई तस्वीर नहीं खिंचवानी, आप सड़क पे लेट गए, ठीक है, चलास में कहीं पे भी हैं, आप सड़क पे लेट गए हैं, सिर्फ उसके साथ एक उनसे मतलब ये एक ठरकी की आला और कोई और ही डिग्री है डिग्री है। हाँ वो इस तरह का मतलब इतना इश्क था लोगों को कराकोरम हाईवे के साथ। बट वही वाली बात है कि वो लोग आते थे, उनको पता हो, मतलब इस वक्त जितना मालूमात हैं इस तरह की चीज़ें हुआ नहीं करती थी, आपने कोई ट्रैक करना है कोई मालूमात नहीं थी। 2-3 जो किताबें आ गई थी आइज़बिल शाह और इस तरह की जो कराकोरम पे, तो वो बहुत दुनिया में एक अहम असासा समझी जाती थी कि यार कहीं से तो मालूमात मिले कि कहाँ पे क्या करना है। गिलगित के जो बहुत सारे लतीफ़े मुझे याद है उस वक्त के, गिलगित के जो नीचे असम्बली, अब असम्बली तो नई बन गई है, बट जो पुरानी असम्बली चिनार रोड है, चिनार रोड के जो बिल्कुल अपोजिट पहाड़ है। तो मैं सुबह उठा, मैंने कहा आज दिन को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, तो मैंने कहा क्यों ना ये जो सामने वाला पहाड़ है ना, सामने जो एग्जैक्ट, इसके ऊपर चढ़ के देखता हूँ पीछे क्या है। एक मैदान का गया हुआ बंदा, उसको पता ही नहीं है कि पहाड़ों का स्केल क्या होता है, तो बच्चा बचकाना सा ज़हन था, तो मैंने ना अच्छा पानी की बोतल भी नहीं रखी कि वापस आके पानी पी लूँ। तो मैं दरिया के दूसरी साइड पे ब्रिज से गया, वो सस्पेंशन ब्रिज, और दूसरी तरफ जाके मैंने चढ़ना शुरू किया। वो मैंने कोई थोड़ा सा चढ़ा काफ़ी, तो बहुत ही शदीद मुझे तकलीफ़ और गले में कांटे और इस तरह का बुरी हालत हुई। मैंने कहा यार नहीं तो वापस, अच्छा जी भी नीचे में शहर देखा, मैंने कहा अच्छा ये मंजर तो बड़ा मज़े का है। नीचे आया, मैंने एक बहुत बड़े पत्थर को ना एक निशानी रखा कि मैंने कहा जब मैं वापस उस साइड पे जाऊंगा ना तो मैं देखूंगा कि मैं इस पहाड़ को कहाँ तक चढ़ा। तो मैं जब नीचे उतरा, जब दूसरी तरफ गया, मैंने देखा कि वो जो पहाड़ में किस कहाँ तक चढ़ा हूँ, वो कोई हार्डली 6% आप यहाँ पे होगा 5% भी ना, वो नीचे था भाई यार, बेस पे था, एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। मैंने कहा अच्छा भाई यहाँ तक गया था, ये पहाड़ इसका मतलब बहुत बड़े, थोड़ा सा ना स्केल का आइडिया हुआ, ये स्केल यानी पहाड़ों का स्केल होता क्या है, यानी कि वो बात सच है ना कि वो पानी से पंगा नहीं लेना और पहाड़ों से पंगा लेना, वो आइडिया हो गया ना कि स्केल कितना बड़ा। नहीं मुझे नज़ीर साबिर वाली बात याद आ गई, उन्होंने कहा हमने इसलिए सर कर लिया कि हमें लगता था पीछे कराची है, स्केल का हमें ऊपर जाके पता लगा कि हम ये समिट ही कर गए होता है। और या बेसिकली तो मेरी भी कोई किसी बंदे की भी ना एक सस्पेंस तो होता है ना कि इस पहाड़ के पीछे क्या है। मुझे होता है, मैं अभी भी होता है, अभी भी ना मैं मतलब किसी जगह ड्राइव कर रहा हूँ, मैं इस पहाड़ के पीछे क्या है। अब मैं आपको उस पहाड़ चढ़ने से तुरा, लेकिन मैं वापस आके गूगल करता हूँ आगे क्या इसके पीछे क्या था, गूगल अर्थ पे जाके करता। अच्छा अब ये बताएं कि ये जो कराकोरम हाईवे को 8th वंडर क्यों हम कहते हैं, मतलब इसकी इंजीनियरिंग की वजह से है और इसकी खूबसूरती की वजह से हम इसको कहते हैं 8th वंडर है। अच्छा 8th वंडर बेसिकली एक टाइटल है, यानी बुनियादी तौर पर वंडर 7 ही है। हाँ जी, 8th आप वंडर किसी को भी कह सकते हैं, एनीथिंग जो कि बहुत सरप्राइजिंग या बहुत ही कमाल है वो 8th वंडर कहलाई। जैसे मैं फ्रैंकली यहाँ पे बता रहा हूँ, जब आप साइकिल पे गए थे ना, हमने कहा ये भी 8वां या 9वां अजूबा या कार भाई साइकिल पे कराकोरम हाईवे कर रहे हैं। बात ठीक है, 8वां अजूबा, इसको बेसिकली आप किसी चीज़ को भी 8वां अजूबा कह सकते हैं जो कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इसको गोरो ने शुरू में 8th वंडर का, और फॉरेनर टूरिस्ट और उनने। अच्छा इसके पीछे अगर आप देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि जो मॉडर्न 7 वंडर है उसमें इसका आना चाहिए था, नाम नहीं आया। वजह ये थी कि वो उसका सिलेक्शन का तरीक़ाकार कुछ इस तरह का था कि जो जितने ज़्यादा वोट देगा, तो हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं था। मुझे याद है कि जब इसकी वोटिंग वगैरह हो रही थी तो मैंने उस वक्त 12-13 साल पुरानी बात है, एक्सप्रेस पे प्रोग्राम भी किया था कि यार किसी तरह ये लोगों में अवेयरनेस हो, लोग ज़्यादा वोट करें। ऐसी चीज़ उसमें मुंतखब हुई जो कतन ये कहलाए जाने की काबिल नहीं थी।
एट्थ वंडर, लेकिन केकेच रह गई। हालांकि केकेच एट्थ वंडर था है, उसकी वजह ये या मॉडर्न 7 वंडर में उसका शुमार किया जाना चाहिए था। अब इसके अलावा फिर चाइना ने बहुत कुछ उसके बाद तो कर दिया ना अपनी जगह पे, आप किसी भी चीज़ को फिर वो कह सकते हैं। बट जिस पर्सपेक्टिव से आप पूछ रहे हैं कि उस टाइम पहले अमेरिकन के साथ कोशिश की यार कोई इधर सड़क बने, उन्होंने कहा ये बन ही नहीं सकती। बन इसलिए नहीं सकती, बात भी ठीक थी, क्योंकि आपने केकेच को देखना हो कि केकेच कैसे बनाई गई। आप मॉडर्न मशीनरी को छोड़ देना, आप पुरानी मशीनरी देख, तो आप जहाँ केकेच पे आप होते हैं ना सफ़र, आप हमेशा पहाड़ की दूसरी तरफ देखें, और आपको कोई कहे कि यहाँ से सड़क निकालनी है, तो आप कहेंगे यार यहाँ से कैसे सड़क निकालनी, मेजेस्टी माउंटेन्स, हाँ, और सारी डॉग्स हैं, तो ये कैसे हो सकता है। तो इसी तरह आप अंदाज़ा लगाएंगे यहाँ पे कैसे हो सकता था, पहाड़ सड़क कैसे निकल सकती है। तो फिर उसके बाद जब ये सड़क का ये मंसूबा वगैरह हुआ, अब इसके जो स्टैट्स हैं वो इसको साबित करते हैं कि ये एट्थ वंडर है। स्टैट्स लाइक वो 3 करोड़ क्यूबिक मीटर की जो चट्टानें तोड़ी गई, और पति 20,000 टन जो है उसका एक्सप्लोसिव था, या 80,000 टन सीमेंट था, या समथिंग, ये तमाम वो चीज़ें हैं। नंबर ऑफ पीपल डाइड ड्यूरिंग द नंबर ऑफ द पीपल डाइड। आप ये कह सकते हैं कि मसलन ये जो बिल्डिंग है दुबई में हमारा सबसे बड़ी बुर्ज अल खलीफा, अब इसका और केकेच का कोई कंपैरिजन नहीं है ना। वो एक कंट्रोल्ड इंजीनियरिंग का एक शिकार है, आपको पता है एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। ये सारा ये जो एक्सप्लोसिव इस्तेमाल हुआ है और ये जो कुछ भी था कंट्रोल्ड उस तरह नहीं था। ये तो नेचर के साथ इसने क्या करना है, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, आज हो सकता है बहुत बेहतर कैलकुलेट कर सकते हो। उस वक्त के हिसाब से, यानी जब ये 60s में बन रही थी, तो उस वक्त तो बहुत बड़ी बात। उस वक्त टेक्नोलॉजी भी कितनी टेक्नोलॉजी होगी और किस तरह से कर रहे होंगे। अच्छा वकास भाई, ये तो आपने सारा बता दिया, मुझे ये बताएं कि मैं दोस्तों के साथ तो ट्रिप करके आ गया हूँ यहाँ से, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर फैमिली को मैं कभी लेके जाऊँ तो वो कैसा ट्रिप होगा। कि जब मुझे नज़र आता है कि केकेएच के ऊपर कोई वॉशरूम नहीं है, कोई रेस्ट एरिया उस तरह से नज़र नहीं आता, तो फैमिलीज़ के लिए तो बड़ा मुश्किल होता होगा। ये टूरिज्म कभी हमारी प्रायोरिटी नहीं रही, रियासती सतह पे कभी भी नहीं रही, कभी भी नहीं रही। मतलब एक हम कह सकते हैं कि बातों शातों की हद तक अपनी जगह पर, बट अमली किसी जगह पे भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाता। आप कहते हैं कि कराकोरम हाईवे एट्थ वंडर है, और मैं कहता हूँ कि यार कैसा एट्थ वंडर है। मतलब एक्चुअली हमें सुबकी हुई, इसलिए हुई कि जिन फॉरनर्स को हम साथ बाई रोड लेके गए, ठीक है, कार पे भी लेके गया, वैसे भी लेके गए, आज मैं बता नहीं सकता कि शर्मिंदगी का क्या आलम हो सकता है जब आपको वाशरूम के लिए वो करेंगे, या कोई अगर वाशरूम मिल भी गया है तो वो अगर आप उधर अंदर गए हैं तो आप समझ नहीं रहे कि यार यहाँ पे वो मतलब क्या किस तरह लेके जाऊँ मैं। तो कहीं ये इतना बड़ा एक अलमिया, कितना बड़ा मामला, क्योंकि इंसानी ये कहा जाता है एक इंसानी मसला है बहुत बड़ा। इसका एक प्रॉब्लम ये भी है कि केकेएच का एक प्रॉब्लम पता है क्या है, कि आप कहीं कश्मीर में या कहीं और जगह पे है ना, तो एक तो आबादियाँ खैर होती हैं, लेकिन अदरवाइज़ जंगल ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है, झाड़ियाँ हैं, जंगल हैं, सब। यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि रॉक्स हैं, ये सड़क है, ये इधर वर्टिकल रॉक जा रही है, इधर नीचे रॉक जा रही है, मतलब टोटल पत्थर हैं, कुछ भी नहीं। यानी अगर आप कहेंगे यहाँ पे ओट भी मिल जाए तो आपको ओट भी नहीं मिलेगी। तो मतलब आप इस अलमिये को एक फैमिली वाला बंदा समझ सकता है, या वो बंदा समझ सकता है जो कोई फॉरनर्स को लेके गया है कि वो एट्थ वंडर देखने तो जा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या। और फिर अगर कभी लैंडस्लाइड हो जाए और या लंबी ट्रैफिक फंस जाए, क्योंकि ट्रैफिक फंसाने में हम बहुत माहिर हैं, स्पेशली केकेएच पे। केकेएच पे हम ऐसे फंसाते हैं कि कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम भी नहीं फंसा सकता। यानी अगर आप गेम उसको दे देना तो उसके बाद भी इतनी जहानत नहीं होगी जिस जहानत से हम फंसाते हैं। हालांकि कितनी अजीब सी बात है कि यार एक रोड है, इधर से डाउन, इधर से वर्टिकल, ये एक रोड है, इधर से गाड़ी आ सकती है, इधर से जा सकती है, तो इधर से जाके इधर आने की कोई तुक बनती है, उधर से आनी, तो ऐसा फंसू के बैठ जाते हैं कि उसके बाद फिर घंटों के हिसाब से ऐसा हो सकता है। लेकिन उस सिचुएशन में वो बच्चे, वो फैमिलीज़, वो फॉरनर्स, वो इस तरह के लोग, उनके लिए तो कोई ऐसी जगह ही नहीं है जो कि जहाँ पे, तो ये और ये थ्रू आउट है।
मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह मखसूस जगह, पूरा कोहिस्तान। जीपी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, मतलब अपने लोगों को रोजगार मिलता है इससे। अब मतलब टूरिज्म इतना वहाँ पे आता है, लोगों को रोजगार के इतने मौके मिलते हैं, कोई टक शॉप्स खुल जाएं, कोई रेस्ट एरिया बन जाए, रेस्ट वॉशरूम्स बन जाए। मोटरों पे हम देखते हैं, हम 100 रुपये देते हैं वॉशरूम्स में, अच्छे एग्जीक्यूटिव वॉशरूम मिलते हैं आपको। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि इतनी वहाँ पे गुर्बत भी है, तो ये तो अच्छा एक रोजगार है वहाँ पे, अगर आप ये ऐसी हुकूमत अगर ऐसा फैसिलिटेट करते हैं। वो जीबी का आप इसलिए नहीं कह सकते ना कि जीबी में तो इशू नहीं है, मसले पीछे इशू नहीं है। ये कराकोरम हाईवे क्या वो एरिया, यानी आप ये कह सकते हैं कि आप मानसेरा से या आप आगे निकले हैं और उसके बाद ऑनवर्ड पूरे का पूरा ये जो रीजन है था कोहिस्तान का, अप टू चिलास से ऑनवर्ड का। अदरवाइज जब आप वंस यू आर इन जीबी तो आपको पता है कि यार ये चिलास है, यहाँ पे इतने होटल्स हैं, आगे जगलोट आ जाएगा, गोनर फार्म आ जाएगा, आगे जनाब आपका आ जाएगा गिलगित से आगे हुंजा के दरमियान में 20 जगह हैं, 20 होटल्स हैं। वाशरूम्स का उस तरह प्रॉब्लम विद इन जीबी तो नहीं है, पीछे है कहीं ना कहीं वहाँ पे मैनेज हो जाता है। जो एक्चुअली जहाँ पे होना चाहिए, मसलन स्कर्दू रोड पे भी मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है कि यार ये पहले सस्सी आ जाता है, वहाँ पे भी होटल्स हैं, फिर अस्तक आ जाता है, वहाँ पे भी होटल्स हैं, फिर आगे इसी तरह जगह हैं गो के वहाँ पे भी होने चाहिए। अब कुछ जगहों पे कुछ इक़दाम हुए हैं, मतलब FWO ने किए हैं और कुछ होटल्स हैं, कुछ ऐसे रेस्ट एरियाज बनाए हैं। गो के वो फाल नहीं होते समटाइम्स, वो यानी चाबी किसी के पास पड़ी हुई है, वहाँ से आप चाबी लेते हैं, वो सब परफॉर्मेंस को इतना अच्छा असर नहीं पड़ता। वॉशरूम्स या रेस्ट एरियाज जो हैं वो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप कल दे दें किसी प्राइवेट सेक्टर को दे दें, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर को प्रॉब्लम, ये प्राइवेट सेक्टर तब तक नहीं बनाएगा जब तक आप उसको कोई श्योरिटी नहीं देंगे। यहाँ मसला ये है कि पॉलिसीज़ का पता नहीं चलता, यूं करके चेंज हो जाती हैं। इन्वेस्टर जो है वो इनसिक्योर होता है कि यार मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो कर दूंगा, कल की जो गवर्नमेंट चेंज होगी वो क्या करेगी। मैं अपने ज़ाती तौर पे ऐसे दोस्तों को, लोगों को जानता हूँ जो विलिंग थे कि मैं करता हूँ स्टार्ट, कि हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन नहीं, वो इनसिक्योरिटी बहुत है, तो वो नहीं करते वहाँ पे कराकोरम हाईवे पे। तो अगर भी ये आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये कराकोरम हाईवे जो है, इसका क्रेडिट अगर देखा जाए तो हम सारा चाइना को देंगे कि चाइना की मदद के बगैर हम नहीं ये बना सकते खुद से? देखिए, उस पर यह था कि पाकिस्तानी पार्ट था और चाइना की तरफ वाला भी पार्ट था। पाकिस्तानी पार्ट में भी बहुत सारे चाइनीज़, लाइक 120 चाइनीज़ शहीद हुए। इधर पाकिस्तान के जो थे 900 इस तरह लोग शहीद हुए। इसमें होता ये है कि जनरली ये वो जिसको हम कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में होती नहीं है, मतलब सब्जेक्टिव होती हैं। वो इतनी सब्जेक्टिव होती हैं कि अगर किसी एक फ़र्द ने भी जान दी है, किसी एक फ़र्द को भी इस रोड को बनाते हुए गजंद या कोई तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, तो वो क्रेडिट सारे, मतलब हम कहने को मतलब ये है कि इसी में अगर कोई बच्चा, अल्लाह ना करे, कोई इसी जद में आया हो या कोई एनिमल आया हो, कुछ भी हो, तो ये जो क्रेडिट वाला मामला होता है, ये फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम कहें कि चाइना को देंगे या इसको देंगे। बट दोनों मुल्कों ने मिल के एक बड़ा काम किया, एक ऐसा काम किया जिसने एक 3-4 दहाइयाँ तो हैरत में डाली रखा ना पूरी दुनिया को। और अभी भी वहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। वो मेगा प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बहुत हैरत ज़दा करने वाले हैं। हो सकता है कि केकेच की जो आने वाली, क्योंकि अब केकेच बहुत ऊंची चली गई है, दासू से लेके और इवन चिलास तक, अब ये बहुत ऊंची जगह से जाएगी। जब नीचे आप 2 मेगा डैम्स देखेंगे तो वो भी एक विजुअल तो होगा ना। जी, वो कैनवस ही फ़र्क है। तो हम ये तो नहीं है कि हम कहेंगे, हम बहुत नॉस्टैल्जिक होते रहें कि वो चीज़ें तब्दील होती हैं, चीज़ें ओवर द टाइम होती हैं। हो सकता है कि उसमें से कोई बेहतरी का या ज़्यादा खूबसूरत हो जाए, हू नोज़। सिर्फ ये है कि ऑफ कोर्स जब तक आपका कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम ऐसी बर्बाद कर रहे हैं वो इरिवर्सिबल है, मतलब कंस्ट्रक्शन बेताशा की जा रहे हैं, ये जो होटल्स हैं बगैर कंक्रीट के जंगल उगाई जा रहे हैं, आबादी बढ़ाई जा रहे हैं। पाकिस्तान के सारे मसाइल की जहाँ भी आप निकलेंगे तो आबादी, मतलब प्रॉब्लम यही है कि आबादी हो रही है। तो कराकोरम हाईवे तो एक ऐसी चीज़ है जिस पे बस चलिए साहब बात ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन मसला ये कि हमें टाइम देते हैं, लेकिन ये हम वादा आपसे लेके जा रहे हैं कि हमारी इस तरह की 2-3 एपिसोड आपके साथ और ड्यू हैं। अभी आपका साइकिल का, बाइक का सफ़र, हमने बहुत कुछ पूछना है। आपने अपनी मीडिया छोड़ दिया और जाके पशु जाके बैठ गए। ये मैं उस पर बिल्कुल पूछना चाहूँगा कि आपको मालूम है कि ऐसे शख्स जो अपना रोज़गार छोड़ के और पशु की प्यार में जाके वहाँ जाके बैठ गए 2 साल के लिए, 2 से 3 साल के लिए, और जिस तरह ये वापस आए वो भी एक स्टोरी सुनने वाली है। तो ये सारे सवाल हम अगली एपिसोड में रखेंगे। थैंक यू वेरी मच वकार भाई। थैंक यू वेरी मच।